टॉपिक का नाम क्या है? एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, है ना। तो एक इंडक्टर मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे। सपोज करो ये क्या है, एक इंडक्टर है और इसको आपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, साथ में की कनेक्ट कर रखी है। ये क्या लगा रखा है? एक वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। ये क्या है? यहाँ पे एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। क्या चीज कनेक्टेड है सर्किट में? एक तो इंडक्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर किसको बोलते हैं? कॉइल या सोलेनोइड को। दूसरी चीज क्या कनेक्टेड है? एक सेल या बैटरी कनेक्टेड है जिससे इसमें करंट फ्लो करवाना है। एक की कनेक्टेड है जिसको हम ऑन ऑफ करके सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अब देखो, आप जैसे ही सर्किट को ऑन करोगे, यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी? मान लो कि आपने सर्किट को ऑन किया। जैसे ही हम सर्किट को ऑन करेंगे, सर्किट में पहले करंट जीरो था, लेकिन ऑन करते ही, की को ऑन करते ही सर्किट में करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो ये करंट है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है आई। तो ये जो करंट है ये क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा। इसको इंक्रीज होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कुछ टाइम, कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। तो उस मिली सेकेंड के ड्यूरेशन में क्या एक्टिविटी हो रही होगी वो हमको स्टडी करनी है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, या फिर इसमें करंट फ्लो करवाने के लिए, जब इसमें शुरुआत में करंट जीरो था और मान लो मैक्सिमम करंट आई फ्लो करना है इसके अंदर, तो जीरो से आई तक करंट को इंक्रीज करने के लिए इस बैटरी या सोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि इस इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है। वो एक ही बात होती है, क्योंकि इस इंडक्टर में करंट को फ्लो करवाने के लिए सोर्स को यानी कि बैटरी को जितना भी वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। भाई जैसे इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा इंडक्टर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे एक एनर्जी होती है जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे ही की को ऑन करेंगे, यहाँ पे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो इस सोलेनोइड में या इस कॉइल के अंदर या इस इंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है, अगर वो चेंज हो रहा है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा। भाई इस सोलेनोइड के अंदर या इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा? इस करंट की वजह से होगा। और जैसे आपने स्विच को ऑन किया, ऑन करते ही करंट जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होगा तो इस सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो ईएमएफ क्या कोशिश करेगा? वो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा। मतलब वो कोशिश करेगा कि ये करंट इंक्रीज नहीं हो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, करंट फ्लो करेगा ताकि वो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करे। बात समझ में आई क्या? अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसका हमें अपोजिशन करना है, इसको कैंसिल करना है ताकि सर्किट में करंट फ्लो हो पाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए आप इसके अपोजिट इतने ही वोल्टेज का सोर्स लगाओगे। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा है हमने, मान लो इसका वोल्टेज है कैपिटल ई। कितने वोल्टेज का सोर्स लगा रखा है? कैपिटल ई। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अगर हमें इसे कैंसिल करना है तो जो अप्लाइड वोल्टेज है ना, अप्लाइड वोल्टेज है वो किसके बराबर होना चाहिए? इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, ताकि ये इसको कैंसिल कर दे। भाई इसको ऐसे समझो कि सर्किट में जैसे ही आपने इसकी को ऑन किया, ऑन करते ही करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। करंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, जिससे करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया और ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। बताओ क्यों? क्योंकि उसको इस करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करना है ना। तो इस करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन तभी होगा जब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करे। अब सर्किट में तो करंट इंक्रीज होना चाह रहा है और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है? उसको अपोज कर रहा है। तो अगर सोर्स को, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, अगर इस सोर्स को सर्किट में करंट फ्लो करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस ईएमएफ को कैंसिल करना पड़ेगा। भाई जैसे एक सिंपल सी बात है, मान लो कि एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हो? इसको धक्का मार के आगे की तरफ लेके जा रहे हो। क्या कर रहे हो? इस तरीके से इसको धक्का मार के आगे लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे जितना फ्रिक्शन होगा उसको कैंसिल करने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? उसी के बराबर। भाई यहाँ पे अपोजिशन कौन कर रहा है? भाई अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो थोड़ा सा धक्का मारने पे ही, यानी ऑलमोस्ट जीरो फोर्स लगाने पे ही ये स्लाइड करके आगे चला जाता। यहाँ पे ये आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है।
तो फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए आपको मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उतना तो अप्लाई करना पड़ेगा ना जितना यहाँ पे फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना फ्रिक्शन है उतना ही फोर्स हम अप्लाई कर देंगे तो ये स्लाइड करके फिर आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे करंट इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको डिक्रीज करने के लिए अपोजिट ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर सोर्स को सर्किट में करंट फ्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैंसिल करने के लिए अप्लाइड वोल्टेज को, यानी कि ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू को किसके बराबर होना चाहिए, इस ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, ताकि इसको ये पूरे तरीके से कैंसिल कर दे और सर्किट में करंट इंक्रीज हो पाए। भाई यहाँ पे एक ही चीज अपोज कर रही है करंट के इंक्रीज होने का, और वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर आपने कैंसिल कर दिया किसी तरीके से तो करंट इजीली बढ़ जाएगा इसके अंदर। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैंसिल करने के लिए अप्लाइड वोल्टेज को इसी के बराबर होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे इस ब्लॉक को खिसकाने के लिए फ्रिक्शन इधर वर्क करेगा तो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा अपोजिट, उसी तरीके से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि जो अप्लाइड वोल्टेज है E वो किसके बराबर है, वो माइनस ऑफ E के बराबर है। यहाँ पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा तो हमें कम वोल्टेज लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। अच्छा ये नेगेटिव सिंबल क्यों लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। अपोजिशन को शो करने के लिए हमने ये नेगेटिव सिंबल लगाया है। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, इस इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या लिख सकते हो उसको, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो एक माइनस का सिंबल बाहर लगा है, ई की वैल्यू है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो आपके पास में ई की वैल्यू आएगी वो आएगी एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर। इतनी बात समझ में आई क्या? हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस सोर्स को सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क सोर्स को करना पड़ेगा वही यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इंडक्टर उतनी एनर्जी स्टोर कर पाएगा जितना वर्क सोर्स को करना पड़ेगा सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए। तो हमें वो वर्क कैलकुलेट करना है। अब वर्क कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें एक फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिकल पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर को हम लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू करंट। मान लो कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है आई और वोल्टेज जो आपने लगा रखा वो है ई, तो वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होता है। ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। कितना वोल्टेज लगा रखा है ई, करंट कितना है आई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा। अच्छा पावर का वैसे मीनिंग क्या होता है वर्क की टर्म्स में, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर का मतलब है वर्क करने की रेट क्या है। जैसे कोई भी पर्सन है वो कुछ काम कर रहा है तो उसके वर्क करने की जो रेट होगी, मतलब पर यूनिट टाइम वो कितना वर्क कर रहा है, मान लो वो 10 जूल वर्क कर देता है 10 सेकंड के अंदर, तो इसका मतलब उसके वर्क करने की रेट क्या हुई 10 जूल अपॉन 10 सेकंड, यानी 1 जूल पर सेकंड। उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर का सिंपल सा मतलब होता है द रेट ऑफ वर्क डन। तो P को हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। मान लो कोई पर्सन है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, मान लो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में dt टाइम इंटरवल के अंदर इस सोर्स ने जो वर्क किया है करंट को मेंटेन करने के लिए वो कितना है dw। ऐसा मान लो कि इस सोर्स ने सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो वर्क किया वो कितना किया, dw वर्क किया। कितने टाइम में किया, dt टाइम में किया, है ना। तो dw बाई dt को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। अच्छा dw क्या लिख सकते हो इससे, dw इक्वल्स टू p इंटू dt लिख सकते हो। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्क कैलकुलेट करना है कि सोर्स को सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कैसे आएगा, तो पहले पावर को कैलकुलेट कर लिया, उसको dt से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल dt में किया हुआ वर्क आ जाएगा, और उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क जो किसी भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में सर्किट में हुआ होगा, एक तरह से या सोर्स को करना पड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। P क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, E इंटू आई इंटू डी टी। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया कि सोर्स को dt टाइम इंटरवल में, सोर्स को, इस वोल्टेज सोर्स को dt टाइम इंटरवल में सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो निकल के आ गया, उसको हमने क्या बोला dw। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि अगर मैं सर्किट में 0 से मैक्सिमम तक करंट फ्लो करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाएंगे, तो करंट की वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ानी है, 0 से लेके
आई तक बढ़ानी है। ये कैपिटल आई मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे कैपिटल आई को मैं यूज कर रहा हूँ मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू। यहाँ पे हम पहले तो देखो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई क्या है यहाँ पे, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई इंटू डी टी। ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर, देखो एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एल को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो, अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आई इंटू डी आई। और आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाई टू, यानी कि ये बन गया फॉर्मूला एल इंटू ये बनेगा आई स्क्वायर बाई टू। और लिमिट क्या लगानी है, जीरो से लेके कैपिटल आई। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो देखो अपर लिमिट पे क्या बनेगा ये, तो आई की जगह कैपिटल आई पुट करोगे तो ये बनेगा आई स्क्वायर बाई टू, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा। यानी कि टोटल वर्क जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया जो इस सोर्स को करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा, सर्किट में जीरो से लेके आई तक करंट को इंक्रीज करने के लिए करना पड़ेगा। भाई शुरुआत में सर्किट में करंट कितना है, जीरो। जैसे स्विच ऑन करोगे करंट बढ़ेगा, इंड्यूस सीएमएफ उसका अपोजिशन करेगा, तो सोर्स को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होगा 1/2 एल आई स्क्वायर। और सोर्स को यहाँ पे जितना भी वर्क करना पड़ेगा वो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और उस एनर्जी को आप बाद में यूज भी कर सकते हो। जैसे कैपेसिटर चार्ज होता है ना, वैसे इंडक्टर भी चार्ज होता है। इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी है यहाँ पे, हाफ एल आई स्क्वायर। भाई जैसे एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर। उसी तरीके से एक इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से ये स्टडी किया जाता है। याद रखना है कि जब हम किसी भी इंडक्टर में जीरो से लेके आई तक करंट फ्लो करवाते हैं या उसमें आई करंट फ्लो करवाना आपको, तो जीरो से जब करंट बढ़ेगा तो सोर्स को यानी कि बैटरी को जो भी उसके अक्रॉस कनेक्टेड है उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए या करंट को फ्लो करवाने के लिए, मैक्सिमम तक पहुंचाने के लिए। और वो वर्क ही यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सर्किट में यानी कि इंडक्टर के अंदर स्टोर होता है। तो उसी एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, समझ में आएगा ये, देख लो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो।